देखने से तो लगता है कि कोई कब्रिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, ये 1903 की कब्रिस्तान जो कि ईसाई धर्म के समुदाय के लोगों ने बनाया था। जी हाँ, यहाँ पे अंग्रेज़ों के समय के काफ़ी कब्र यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि आसनसोल की ऐतिहासिक ज़मीन के ये ऐतिहासिक कब्रस्तान को के साथ छेड़खानी की जा रही है। मालूम हो कि कहावत था कि मरने के बाद भी चैन नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत कहीं ना कहीं रूप दिखाई पड़ रही है। क्या भला कब्र के सामने आगजनी चीज़ दिखाई पड़नी चाहिए? जब कब्रिस्तान में शराब की बोतल दिखाई पड़े और नशेड़ियों की अड्डा बन जाए तो इसे क्या कहेंगे आप? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें, ये 1100 चर्च की एक पहली कब्रिस्तान है जो 1903 में अंग्रेज़ों के समय बनाया गया था। लेकिन आज अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं आसनसोल के ऐतिहासिक इस ज़मीनी स्तर पर शराबियों का अड्डा बन चुका है। उन्नीस सौ तीन का और तब से स्टील अभी तक बॉडी होता है। इसमें 11 तो चर्च है, 11 तो चर्च का बॉडी होता है। ईसाई धर्म के कब्रिस्तान को किस तरह से मट्टी से कोड़ा जा रहा है, तो कहीं कब्रिस्तान के कब्रों को छेड़खानी की जा रही है। क्या ये उचित बनता है? मालूम हो कि ये कब्रिस्तान नहीं, कोई नशेड़ी अड्डा हो, जहां नशेड़ी की कई तरह के पदार्थ खुले रूप में दिखाई पड़ रहा है। आसनसोल के प्रशासन नगर निगम के MMIC रॉकेट चटर्जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि ये जिम्मेवारी आसनसोल के पुलिस विभाग को पड़ती है। इसमें रेल का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बीच बीच में पुलिस भेज के रेड करा देते हैं, लेकिन उसमें तो समस्या का समाधान नहीं होगा। काटा तार देके अगर ऑर्डर दिया जाए तो उसका, और उसमें बहुत दिन का अंग्रेज लोग का भी डेड बॉडी वहाँ बलिया में जाता था, तो उसको रक्षा करने का दायित्व तो रेल का है। अगर रेल नहीं सकता हम लोग को बोले तो हम लोग जरूर करेंगे। दोस्तों, आपने सुना। अब आपको ले चलते हैं इस कब्रिस्तान के देखभाल करने वाले कर्मचारी के पास, जो सीधे रूप में कह रहे हैं यहाँ पर सब कुछ होता है, नशेड़ियों का काफ़ी अड्डा है और पुलिस भला पैसे लेकर ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आइए सुनवाते हैं उस गार्ड से क्या कुछ कह रहे हैं वो। एक तो चीज़ बोलेगा, ये सब चीज़ कुछ तो नहीं है। हम लोगों से कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ को तुमको लोगों को खुद ही कुछ करने से करने सकता है, हम लोग से नहीं होगा। क्योंकि हम लोग यदि रोकने का कोशिश भी करेगा तो हाँ सब कुछ होता है, क्या होता परंतु है? हाँ क्या होता है ये हम नहीं बोलेगा, क्योंकि पर सब कुछ होता है। नशा होता है, नशा होता है। तो पुलिस को इसके लिए जानकारी पुलिस भी आता है, उठाता भी, ले जाता भी है, कोई बड़ा कार्रवाई नहीं होता है। कहे जब भी जाता है तो 400-500 रुपया फाइन भी सब देता है नहीं देता है। ये तो मैंने अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों के टाइम का ये। आपने सुना किस तरह से 400-500 रुपये के रकम में छोड़ दी जाती है इस नशेड़ियों को, और फिर वो वापस इस कब्रिस्तान में आकर फिर दूसरे दिन नशेड़ी अपनी नशा करते हैं। आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि भला ये कब्रिस्तान है कि जुआड़ियों का अड्डा। कहीं ताश की पत्ती हो तो कहीं शराब की बोतल, तो कहीं नशे की ढेर सारे पदार्थ दिखाई पड़ रही हैं। आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे।
जैसा कि आपने देखा भी और सुना भी, आपसे अनुरोध करता हूं कि क्या ये सही है या गलत, हमारे कैप्शन पे ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ यहाँ के नेता अधिकारी और हमारे प्रशासन से अनुरोध किया जाता है न्यूज़ दिन भर के माध्यम से कि इसमें विशेष कड़ी कदम उठाई जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्थल क्षण समय में ही ख़त्म हो जाएगी। अनुव्रत मंडल को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। कहीं न कहीं बीरभूम के एक पार्षद के पास से लगभग 8 लाख रुपए बरामद हुई थी। इसके साथ साथ बीरभूम में करोड़ों की लॉटरी के खुलासे को देखते हुए आज एक बार फिर पूछताछ की गई और उन्हें आज जिला अदालत में, सीबीआई अदालत में उन्हें पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जेल के हिफाजत से उन्हें ले जाया जा रहा है और कोर्ट में इन्हें पेश की जाएगी। आपको बता दें कि कहीं न कहीं गौ तस्करी के मामले में इनसे बराबर ही पूछताछ की जा रही है। उसकी जांच में सीबीआई, ईडी जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं एक लॉटरी की जो बीरभूम में हुई थी, इनके नाम से सोशल मीडिया के माध्यम से फैली गई थी कि ये इनको 1 करोड़ रुपया का पुरस्कार मिला था लॉटरी के माध्यम से। उसकी भी जाँच में जुटी है सीबीआई। आसनसोल नगर निगम के 21 नंबर वार्ड में तालाब की निर्माण के लिए लगभग लाखों रुपए की खर्च की गई। आसनसोल नगर निगम के मेयर भावी उप मेयर वसीमुल हक के साथ उन्होंने इस तालाब का निरीक्षण किया था और आज उसका शिलान्यास करके लाखों रुपए नगर निगम की ओर से दी गई, जिससे इस तालाब की साफ सफाईयत और साथ ही साथ इसकी घाट निर्माण किया जाए, जिससे गाँव के रहने वाले लोगों को स्नान करने और तालाब में छठ पूजा एवं विभिन्न प्रकार की पूजाओं के लिए ये काम आ सके। आसनसोल नगर निगम के मेयर ने कहा कि कई दिनों से ये गंदगी के रूप में ये तालाब पड़ी हुई थी, जिसका आज नगर निगम की ओर से कुछ फंड के माध्यम से इसे फिर से निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहाँ के निवासियों को किसी तरह का असुविधा ना हो। आइए आपको सुनवाते हैं कि मेयर ने क्या कुछ कहा। প্রচুর গ্রাম আছে যে গ্রামগুলোতে কিন্তু এখনো পর্যন্ত অনেক কাজ বাকি আছে। মানে আমি বিশেষ করে তাও এই গোবিন্দপুর যেটা আসানসোলে লাগানো তাও অনেক 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 বেশি ভালো হয়েছে, কিন্তু জামুরিয়া সাইডটাতে বা রানীগঞ্জের সাইডটাতে বা বানপুরের ওই সাইডটাতে অনেক গ্রাম আছে যে গ্রামগুলোতে মানে অনেক অসুবিধা রয়েছে। তো আমরা চেষ্টা করছি প্রতিটি গ্রামে, যাতে যেহেতু আমি নিজেও গ্রামের এবং গ্রামটাকে আমি নিজেও ভালোবাসি, গ্রাম সবাই ভালোবাসে, শহর গ্রাম থেকে শহর গড়ে ওঠে, কিন্তু শহরে যেহেতু পুরোপুরি সবকিছু রোড, রাস্তা হোক, জল হোক, লাইট হোক, মোটামুটি সব সেট থাকে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে আর কি পাড়ার বিভিন্ন ধরনের পাড়া থাকে, তো কোনো পাড়াতে হয়তো রাস্তা নাই, কোনো পাড়াতে জল নাই, কোনো পাড়াতে হয়তো লাইট নাই, আমাদের বহুত পাড়া থাকে। তো আমরা চাইছি প্রতিটি পাড়াতেই যাতে কাজ হয়। তো সেইরকম আমাদের আপনাদের এখানে কাউন্সিলর যে আছে সাগরদী বরাবরই এই অঞ্চলটাতে আগে প্রধান ছিল, কাউন্সিলর ছিল, তারপরে ভাগ পাঠ হয়ে যাওয়ার পর ওই সাইডটাতে ঢুকে গেছিলো, এখন এই সাইডে আছে। তো শ্রাবণীদি ভালোই কাজ করে। আমাদের ডেপুটি মেয়র আছে, ওয়াসিমুল্লাহ আছে, আমাদের সব কাকুরা আছে, দিদিরা আছে, বৌদিরা আছে, ভাইরা আছে, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল, ধন্যবাদ রইল। যেমন ভরসা করেছ, আস্থা রেখেছ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে, সেই আস্থা ভরসাটা আগামী দিনে যেন থাকে। মানে ওই আমরা বলি না, মানে একজনের ভুলে দেখো গ্রামাঞ্চলগুলো, এই গ্রামাঞ্চলগুলো পুরোপুরি কিন্তু আমাদের সব সময় আমাদের সাথে আছে, সরকারের সাথে আছে। মানে তৃণমূল কংগ্রেস বলুন, আগে কংগ্রেসের সাথে ছিল, তো বরাবর আছে। হয়তো আমাদের ছোটখাটো ভুলে হয়তো মানুষের রাগ হয়। আমাদের গ্রামাঞ্চলে মানে আমাদেরকে একদম মাটিতে পা দিয়ে চলতে হবে, কিন্তু শহর লয় যে আমি গাড়িতে চাপলাম, কাজ উঠাই বেড়ে চলে গেল। আমাদের যারাই আমরা মানে এই রাজনীতি করি, আমরা যারাই মানুষের সেবা করতে চাইছি বা মানুষের জন্য কাজ করতে চাইছি, যাদেরকে মানুষ দায়িত্ব দিয়েছে, তাদের দিকে কিন্তু মাটিতে পা রেখে চলতে হবে। মাটির থেকে পা উঠাই দিলে মানুষ পা উঠা করাই দেবে। তাই আমরা গ্রামের মানুষ বটি, গ্রামে নিশ্চয়ই আমরা চাইবো যে গ্রাম উন্নতি হোক, গ্রাম ভালো হোক। আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রচুর প্রতিভা আছে। মানে আমাদের বহু ভাই বোনেরা বহু ভালো পড়াশোনা করছে, হয়তো যোগাযোগের অভাব বা অনেক কিছুর অভাব রয়েছে, সেক্ষেত্রে হয়তো হচ্ছে না, কিন্তু বর্তমান সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে আমাদের যে প্রতিভাগুলো আছে, যারা পড়াশোনা করছে, যারা খেলাধুলা করছে, তাদেরকে যাতে ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। একটু আগে আমাকে চিত্রটা বললেন যে এখানে পার্কের জন্য বলি, তো নিশ্চয়ই মানে আমরা তো চাই আসানসোলটাকে সাজাইতে। সবচেয়ে বড় যেটা এখানে জুবলি মোড়ে পেতে চলেছে, যেটা কলকাতাতে আছে নাকি একমাত্র,
যে বিশ্ব বাংলা গেট, যেটা তো উপরে রেস্টুরেন্ট আছে দেখবে, সেটা কিন্তু জুবলি মোড়ে আমরা করতে যাচ্ছি আগামী দিনে। খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে করবো। आसनसोल नगर निगम के 40 नंबर वार्ड में दिन प्रतिदिन पानी पीने की काफ़ी समस्याएं देखी जा रही थी। उसी को देखते हुए आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने आज करीबन 25 लाख रुपए की लागत से पूरे इलाके में पानी की पाइप की लाइन बिछाई जा रही है, जिससे कहीं न कहीं इलाके के लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से उन्होंने कहा कि ये काम सफल हो रहा है और कुछ ही दिनों में घर घर में पानी की पीने की एक लाइन पाइप लगा दी जाएगी, जिससे लोगों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। आज लगभग 25 लाख से ये लागत से इसे उद्घाटन किया गया, यहाँ नारियल फोड़े गए और साथ ही साथ पार्षद ने कहा कि बड़ी दिनों की ये मांग थी जो आज पूरी हुई। अब कहीं ना कहीं हमारे इलाके के लोगों को पानी की समस्या नहीं होगी। आइए आपको मेयर ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। নমস্কার, শুভ সকাল। বহুদিনের প্রচেষ্টা আমাদের বর্তমান কাউন্সিলর মৌমিতার প্রচেষ্টায় এবং আসানসোল কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে আজকে এই কাজটার উদ্বোধন হচ্ছে রামবন্ধুতলা। প্রায় 25 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কাজটা জলের পরিষেবাটা মানুষকে দেওয়া হবে। আজকের এই উদ্বোধনে আমার সাথে আছেন ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল্লাহ আছেন, আমাদের কাউন্সিলর মৌমিতা আছে, আমাদের পদাধিকারীরা আছে, আমাদের জলের আধিকারিকরা আছে, ইঞ্জিনিয়াররা শ্রীবাস্তব সাহেব আছে, সুভাষিস আছে, আমাদের দাদা আছে এবং আপনারা সবাই আছেন। সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা রইল। যেভাবে সব সময় আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে আপনারা রয়েছেন, সব সময় দাঁড়িয়েছেন, আগামী দিনও নিশ্চিতভাবে আপনারা কর্পোরেশনের সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন এবং আমরা আসানসোল কর্পোরেশন আপনারা যেভাবে আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া, একটু সময় লাগছে, তা হলেও বেশি দিন হয়নি, আমাদের 6 মাসের মতো হয়েছে। তো আমরা চেষ্টা করছি আসানসোলকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসানসোলের বিভিন্ন প্রান্ত যেগুলো এখনো জলের অভাব রয়েছে, যেটা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ যে 2023 সমস্ত বাড়িতে আমরা জলের লাইন দেব, তা আমরা তারই চেষ্টা করছি। তাই সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল, ধন্যবাদ রইল। সরকারের সাথে থাকুন এবং বর্তমান আসানসোল কর্পোরেশনের পাশে। आसनसोल सीबीआई अदालत में सनमार्ग बर्दवान चिटफंड घोटाले में एक बार फिर राजू साहनी को सीबीआई अदालत में पेश की गई। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये चिटफंड घोटाले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और लगातार पूछताछ जारी है। सीबीआई ने आज एक बार फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया। आखिर इसकी आज क्या सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं ये आज देखने का विषय होगा कि लगातार सीबीआई इसमें जुटी हुई है। पिछले ही दिनों कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा रैकेट सुनील सिंह को गिरफ्तार किया गया था, इसमें उनसे भी पूछताछ की गई थी। आज एक बार फिर राजू साहनी को अदालत में पेश किया गया है। কিছু বলবেন? आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के जीतू सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंभू झा ने एक बार फिर उसके ऊपर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं काउंसिलर अपने इलाके में काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वसूली हो रही है। उन्होंने पैसे वसूली और कारोबार में दिक्कत देने की आरोप लगाई। तो वहीं जीतू सिंह ने कहा कि बेहाल रहा कि आसनसोल के व्यवसायी बिना टैक्स दिए हुए कारोबार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, जिसका मैं विरोध करने पर मेरे ऊपर आरक्षण लगाई जा रही है। उसी को लेकर आज मेयर से उन्होंने मुलाकात किया और इसका विवरण दिया। तो वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी अधिकारियों ने मेयर से शिकायत दर्ज कराई। 10 बिजनेसमैन के चक्कर में, हम खुद बिजनेसमैन हैं, चक्कर में हम 10,000 आदमी को परेशान नहीं कर सकते हैं। चाहे मेरा जो किसी को करना कर ले। मेयर साहब खुद गए थे आज से 5 महीना पहले, जाके देखा कि रास्ता छोटा हो रहा है दिन पर दिन। मेयर साहब ने कहा था हमको कंप्लेन करो, हमने कंप्लेन किया, लीगल जो हुआ। आप लोग खाली जाके खुद देखिए कि जो व्यवसाय कर रहे हैं वो अपना टैक्स भी ठीक से देते हैं कि नहीं, उसकी भी इंक्वायरी करिए। मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन खुद इंक्वायरी करिए। और जो व्यवसाय आए थे उनसे पूछिए, आपको जितनी सीढ़ी दरकार है आप ज़रूर रखिए, कि तू पूरी सीढ़ी तो आप नहीं रख सकते हैं ना।
कॉरपोरेशन रास्ता बनाती है, एक बरसात रास्ता चलता है, दूसरा बरसात में पानी जम के रास्ता ख़राब हो जाता है। इसका कौन जिम्मेदार है? काउंसलर को फ़ोन करेगा, भैया रास्ता ख़राब हो गया, गड्ढा हो गया। आप बिजनेस कर रहे हैं, प्यार से बिजनेस करिए। बिजनेस करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, जीतू सिंह देगा, किंतु पब्लिक को हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। और मेयर साहब को मैं अभी क्या आया हूँ, आइए अब देखिए रास्ता, वहाँ हाई ट्रेन पर होटल चल रहा है, कौन देखेगा? कॉरपोरेशन देखेगा। कॉरपोरेशन को आप टैक्स देते हैं। मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि वार्ड नंबर 41 में 90% आदमी टैक्स नहीं देते हैं। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया है, बिना प्लान का बनाया है, उसको चेक किया जाए। अगर जीतू सिंह फॉल्स है, झूठा है, तो इमीडिएट रिज़ाइन करेगा। अगर आपकी गलती है, आप इमीडिएट तोड़िए। हम बात ऐसे नहीं करते, हम खुद बिजनेसमैन, हम टेक्निकल आदमी हैं, हम देख के बता देंगे। আমরা আজকে এখানে বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের জন্য এসেছি। অনেক ব্যবসায়ী আমাদের চেম্বার অফ কমার্সে এসে কমপ্লেন করছেন কি 41 নম্বর ওয়ার্ডের যে কাউন্সিলর এসছে সে সব সময় এসে আমাদের কাছে আতঙ্ক করছে। সব পয়সা নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য উনি লোক পাঠাচ্ছেন। কারো কোনো কাজ চলছে, সিভিলের কাজ, তাকে ডিস্টার্ব করা হচ্ছে। কারো কিছু আছে তো লোক পাঠিয়ে ওখানে বলা হচ্ছে এই কাজ এমনি করতে দেবো না, আমাকে আগে টাকা দিন। তাই বলে আমরা আজকে এখানে মেয়র সাহেবের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছিলাম कि आगे उनाके शेखान कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की करे मानुषेर संगे मेलामेशा करे। हाँ, वार्ड काउंसिलर काज होच्छे पब्लिकेर भालो काज करा, ना कि दुर्व्यवहार करा। उनी दुर्व्यवहार करछेन, ओइटाके आटकाबार जन्य आजके आमरा एखाने मेयर साहेबके अनुरोध करेछि और उनाके बोलेछि किभाबे एगुलो शिक्षा दिते हय आपनारा दिन। आमरा व्यवसायी सब समय कॉर्पोरेशनेर संगे थाकि। कॉर्पोरेशन और टीएमसी पार्टिर कोनो जायगाय दुर्नाम ना होक तार जन्य एई काउंसिलरेर उपरे শাস্তি দেওয়া খুবই দরকার আছে। তাই বলে ওনাকে অনুরোধ জানিয়েছি। উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে নিশ্চয়ই এর উপরে নিশ্চয়ই খুব শীঘ্রই আমরা এর পদক্ষেপ নেব। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल की ओर से सभी त्योहारों में जिस तरह से भरपूर स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, आज वैसा ही तस्वीर कुछ दिखाई पड़ा। आपको बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल के सभी सदस्यों ने एक बार फिर सिख समाज के नगर कीर्तन के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा के सभी लोगों को जलपान किया गया। साथ ही साथ उसमें 3 वर्ष एक बच्चे ने अद्भुत नज़ारा दिखाया था, उसे भी भरपूर स्वागत के साथ सम्मानित की गई। कहीं न कहीं ये बच्चा 3 वर्ष का है, लेकिन गुरु ग्रंथ उनके ज़बान पे कितनी शोभा की तरफ उनकी आवाज़ निकलती है, जो देखने में अद्भुत नज़र आता है। आपको बता दें कि देख सकते हैं कि किस तरह से सभी सिख समुदाय को जलपान किया जा रहा है। ये सिर्फ सिख समुदाय को ही नहीं, आसनसोल शिल्पांचल के सभी त्योहारों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्रियल के सभी कार्यहित के कार्यकर्ता अपनी स्वागत के लिए एकत्रित होकर खड़ा रहते हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सभी सिख के सम्मानपूर्वक उन्हें किस तरह से जलपान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा आ रही है और वहाँ सभी सदस्य स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ तक कि सिख समाज के जितने भी पद यात्रा से आए हुए थे उन्हें फूल माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए हमारे साथ तस्वीर, आपको दिखाएंगे कुछ। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। आसनसोल बनपुर चित्रा के पास पिछले दिनों हुई हादसे के बाद एक बार फिर बीजेपी अपनी राजनीति को लेकर
एक धरना प्रदर्शन जारी किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कहीं ना कहीं बनपुर से अवैध बालू का कारोबार चल रहा है, जिसके कारण एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसका अभी तक कोई भी क्षतिपूरण या किसी भी प्रकार का गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को मांग को लेकर भाजपा के अग्निमित्रा पाल ने एमएलए ने एक जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन किसी भी तरह का मामला सामने नहीं आया। जिसके बाद आज सुबह से ही लगातार बनपुर में धरना प्रदर्शन जारी है और वहीं अग्निमित्रा पाल इसकी भरपूर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने बताया जिस तरह से बनपुर में अवैध बालू का कारोबार चलता है और कहीं ना कहीं आसनसोल के किसी नेता के हाथों ही ये फल, किसी नेता के इशारे में ही फल फूल रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि अग्निमित्रा पाल ने क्या कुछ कहा। नीचे करके लोगों আপনারা জানেন যে দুদিন আগে আমাদের দুজন ভাই আমাদের এই বিধানসভার আমার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা সেই 2 ভাই মোটরসাইকেল করে যাচ্ছিল এবং বালির ডাম্পার তাদেরকে পিষে দিয়ে চলে যায়। আজকে রাত্রির 10টা হলেই আপনারা দেখবেন যে দামোদর থেকে বালি তুলে ওভারলোডেড ট্রাকস শুধু একটা দুটো নয় শয়ে শয়ে মানে 400-500 ট্রাক এই রাস্তা দিয়ে যায়। এটা একটা মানে ক্রাউডেড লোকালিটি। আজকে আপনার বাড়িতে যদি কারোর হার্ট অ্যাটাক হয় বা প্রেগনেন্ট মহিলা বা কোনো এমার্জেন্সি হয়, মেডিকেল এমার্জেন্সি, আপনি হাসপাতালে পৌঁছতে পারবেন না। এই জ্যাম কাটিয়ে আপনি হাসপাতালে পৌঁছতে পারবেন না। এবং শুধু ট্রাক নয়, আজকে দামোদরকে শেষ করে দিল এরা। দামোদরকে ড্রেজিং এর নামে যে বন্যা হবে না তার জন্য ড্রেজিং হচ্ছে, কিন্তু ড্রেজিং এর নাম করে মানে কত বালি যে এরা তুলে নিচ্ছে আর দামোদরকে শেষ করে দিচ্ছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই, তার কোনো হিসেব নেই। আজকে প্রত্যেকটা ট্রাকে ওভারলোড করে বালি যাচ্ছে, ট্রাক্টরে ওভারলোড করে বালি যাচ্ছে, তার কোনো চালান নেই, তার কোনো রসিদ নেই। আর যখন ব্রিজের তলা দিয়ে যাচ্ছে তখন ওভারলোড ট্রাক থেকে বালিটা নিচে পড়ছে, সেই বালি দিয়ে যখন মোটরসাইকেল স্কুটার যাচ্ছে তখন সেটা স্কিড করছে, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। তাই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার এবং আশেপাশে যেখানে এই ধরনের বালি চুরি হচ্ছে, ড্রেজিং এর নাম করে বালি চুরি করছে এই সরকার, আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি যে এই লোকালিটির মধ্যে দিয়ে ট্রাক যাবে না, বন্ধ করতে হবে, অন্য রাস্তা দেখুন। দ্বিতীয়ত যে কোন হিসেবে বালি তুলছেন, দামোদরকে শেষ করে দিচ্ছেন। আমাদের এলাকায় বন্যা হয় না, বন্যার নাম করে আপনারা বালি চুরি করছেন, তার কোনো হিসেব আপনাদের নেই। গ্রিন ট্রাইব্যুনাল থেকে কোনো পারমিশন আছে বলে জানি না, সাধারণ মানুষ এই প্রশ্নগুলো করছে। আজকে রাস্তা তৈরি করেছে ইসকো, সেই রাস্তাকে খতম করে দিল। এই বড় বড় ট্রাক গিয়ে নতুন রাস্তা একদম ভেঙে চৌচির। আজকে ওইদিকে রিভার সাইড স্কুল, তার সামনে দিয়ে ট্রাক যাচ্ছে, কোনো পুলিশ নেই সেখানে। আমরা এগুলো করতে দেব না। আমাদের এই জগদ্ধাত্রী পুজোয় উপস্থিত হয়েছেন, যার জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং একথা সত্যি আমরা বিশেষভাবে আমরা আনন্দিত। আমি এই শুভ সূচনা করেছিল শ্রী শ্রী মা জগদ্ধাত্রী পুজো। তারপর থেকে আস্তে আস্তে আমাদের খুব প্রিয় মানুষরা ফাউন্ডার দেশবন্ধু নাটের ক্লাব, তিনি ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করতে করতে আমাদের আজ আমরা 25 বছর উদ্বোধন হয়েছে। যার জন্য আজকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রী সারদা সংঘ, মহিশিলা কলোনির সব মায়েরা, জেঠিমা, পিসিমা এবং জানাচ্ছি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা এবং মানুষদাকে জানাচ্ছি আজ এই জায়গায় আসার জন্য ক্লাবের তরফ থেকে অসংখ্য কৃতজ্ঞ। আমরা প্রথম আমরা বরণ করে নেব, তারপরে আমরা
একটুখানি ওনারা বক্তব্য রাখবেন, তারপরে আমরা ওপেন করব। এবং মেয়র সাহেব তথা শ্রী বিধান উপাধ্যায় মহাশয়কে ওনাকে ব্যাচ এবং উত্তরীয় এবং আমাদের সামান্য মেমেন্টো দিয়ে আমরা সবাইকে জোরে হাততালি দিন সকলে। এরপরে আমরা ক্লাবের তরফ থেকে বরণ করে নেব। আমরা আসানসোল পৌর নিগমের উপমহানগরিক ডেপুটি মেয়র এবং সদ্য অভিজিৎ ঘটক মহাশয়কে এই বরণ করে দেবেন আমাদের মনোজদা ফাউন্ডার। ওনাকে অনুরোধ করছি একটু ওনাদের বরণ করে নিন, ব্যাচ দিয়ে, উত্তরীয় দিয়ে এবং ক্লাবের সামান্য মঞ্চ দিয়ে আমরা সকলকে বরণ করে নিচ্ছি। উৎসাহিত করুন, সম্মান জানান। আমরা গর্বিত, আমরা আনন্দিত এই রকম মানুষরা আজ আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কর্মব্যস্ত ব্যক্তি, গোটা আসানসোল প্রশাসন তাদের হাতে, তারা তাদের সময়টাকে একটুখানি দিয়েও আমাদের দেশবন্ধু ইউনিটি ক্লাবকে সাহায্য করেছে। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমার আগে সবাই ভাষণ দিয়েছে, বক্তব্য দিয়েছে। আমি জানি এখানে কেউ বক্তব্য শোনার ইচ্ছা কারণ নেই, কারণ সবাই যে অনুষ্ঠান চলছিল, নৃত্যানুষ্ঠান চলছিল, সেটা দেখার জন্য আছেন। তো আজকে 25তম বর্ষের দেশবন্ধু ক্লাব মহিষিরা কলোনির পুজোর উদ্বোধন। আমার সাথে উপস্থিত আছে, নামগুলো সবাই জেনেছেন, আমাদের পুরো আসানসোল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র সহ এমএমআইসি সহ কাউন্সিলররা, পুরো টিম আমাদের কর্পোরেশনে রয়েছে। সাথে আমাদের প্রাক্তন অধ্যাপক গার্লস কলেজ আছেন, আমাদের সুশান্ত দা আছেন, এখানে আমাদের গর্ব, আমাদের সঞ্চালক সহ আপনারা সবাই আছেন, ক্লাবের সভাপতি সম্পাদক সহ সমস্ত পদাধিকারী যারা আছে সকলকে এবং আপনাদেরকে সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, প্রতি শুভেচ্ছা রইল। যেহেতু আমরা আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গোৎসব পার করেছি, কালী পুজো পার করেছি, ছট পুজো পার করেছি, আমাদের একটা ঐতিহ্য রয়েছে, আমরা এটা মানে পূর্বপুরুষ থেকে পালন করে আসছি। তো এই সব উৎসব পালন করার পর আমরা বড়দের প্রণাম করি, ছোট্ট এবং বন্ধুদের আমরা আলিঙ্গন করি। তো এখানে যারা গুরুজন আছেন তাদেরকে আমার প্রণাম রইল, ছোট্ট এবং বন্ধু যারা আছে তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা রইল। এবং পুজো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, কিভাবে এত বছর হলো, সেটা আমরা আমাদের সিনিয়র মানুষদের মুখে শুনলাম। পুজো আরো শ্রীবৃদ্ধি হোক, আরো সুন্দর হোক। এবং আমরা যেটা বারবার বলে আসে, প্রতি বক্তায় বলছে যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গের যেটা সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গের যেটা ঐতিহ্য রয়েছে, আমাদের এখানে কোনো ধর্ম নয়, কোনো জাত নয়, কোনো বর্ণ নয়, আমরা সবাই এক এবং সুন্দরভাবে আমরা সবার সামাজিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা যাই, একসাথে আনন্দ করি। চলুন আজকের দিনও এই জগদ্ধাত্রী পুজোতে আমরা সবাই মিলে একসাথে আনন্দ উপভোগ করি, নিজে আনন্দ করবো এবং পাশে যারা আছে তাদেরকে আনন্দ করার সুযোগ দেব। এবং আসানসোল, যেটা আমার বন্ধু অভিজিৎ ঘটক বলে গেল, আসানসোল কর্পোরেশন সব সময় আসানসোল ভালো কি করে হবে, আসানসোলের মানুষজন ভালো কি করে থাকবে, আপনারা যেভাবে আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন, আমাদের কর্তব্য দাঁড়ায় আসানসোলবাসীকে সুস্থ রাখার, ভালো রাখার, সুন্দর রাখার। তো নিশ্চিতভাবে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে চেষ্টা করব আসানসোলকে কিভাবে সুন্দর করা যায়। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং আনন্দ করুন। ধন্যবাদ মেয়র সাহেবকে, উনি ওনার বক্তব্য এবং আমাদের যেভাবে উৎসাহিত করলেন, যার জন্য দেশবন্ধু ইউনাইটেড ক্লাব থেকে ওনাকে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন। আমি 1 মিনিট দেব এবং আমরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু করি। এবং
नहीं, उसमें तो बात कही दिया गया है, उसके लिए तो फिर से गठित कर दिया गया है और जो कुछ भी है उसको देख लेगा और सारा सब कुछ को करके उसका वो रिकमेंडेशन कर देगा और उसी के आधार पर फिर से रहना चाहिए, अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो जरूरी है। आपको तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बताइए ना भाई। अरे बिहार में तो सबसे पहले ने इस देश में हुआ है, 1978 में हुआ था, ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। बोलिए, तो जब उनके समय का ही किया हुआ है और 78 का किया हुआ है और बाद में जब 2020 में उस समय की 2000 में किया था उस समय की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण, इसमें तो चुनाव में तो उस समय कोर्ट से हो गया और खास करके ओबीसी के बारे में ज्यादा चर्चा आ गई थी तो उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने जो कुछ भी फैसला था हाई कोर्ट का तो हमने कहा ठीक है भाई, ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे। पहले तो सबके लिए था तो हमने उसी के लिए कहा रिजर्वेशन। और आप जान लीजिए सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है, 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बना करके भी किया गया। और आप जानते ही हैं कि बहुत लोगों ने चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती का और 3 बार हो गया था नगर निकाय का, तो एक बार के बारे में तो चुनाव हो रहा था, तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण होगा। और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है जी कि किस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज्यादा गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे और अब कम से कम लोगों को अवसर मिलता है, तो इसी में ना वो आगे बढ़ेंगे। तो इस शहरी इलाकों में भी तो हम लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है फिर से इस पर देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया गया बिहार में। अब वो कमेटी जो है वो तत्काल देख करके और जो कुछ भी सब जगह का आकलन करके अध्ययन करके देख लेगी और जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उनको अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण हो और उसी के आधार पर चुनाव होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके जो दोबारा हाईकोर्ट में पेश करके ये सारी बातों को कहा गया था। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अब भाजपा के संपर्क में है। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़ा स्कैंडल हुआ है, तो स्कैंडल में प्राइमा फेसी डीजीपी भी खुद फंसे हैं क्योंकि उन्होंने कॉनमैन के बाद फिर उन्होंने सारा कार्रवाई किया। तो हाउ कैन ही कंटिन्यू एज द डीजीपी? एक तो वो सवाल है। आप नहीं वो बात ये हुआ है ये जिस तरह से कोई गलत फोन करता रहा और उनको लग गया तो उसके बारे में कुछ किया, बाद में इस बात का रियलाइजेशन हुआ ना कि कोई गलत फोन कर रहा है और उसकी जांच पूरे तौर पर करवाई गई और पता चल गया कि गड़बड़ आदमी बराबर कर रहा है, तो उसके बाद फिर सब कुछ किया जा रहा है कार्रवाई। तो अब कोई मान लीजिए कि कोई का नाम सुन करके कोई बात करता है तो बात नहीं है, फिर बाद में तो सबको रियलाइजेशन हुआ ना। जब मेरे पास कोई बात आई थी तो आप लोगों को बता देते, हमने कहा जरा ठीक से जांच कराई। तो ये कौन आदमी ऐसे ही बोल रहा है? लेकिन डीजीपी का तो लैप्स है। नहीं डीजीपी का बेचारे का जो कुछ भी था उनको ये लग गया था कोई बात और बाद में जब समूचा जांच हुआ तो पता चला कि ये कोई बोगस आदमी फोन कर रहा है और पूरा जो जांच किया गया इसलिए कोई बात नहीं। अरे भाई अब आज कौन महीना है, सुनिए ना आज महीना कौन है? अक्टूबर। अब कब रिटायर करेंगे? 2 ही महीना ना बेचारे का बचा है और बाकी काम सब ठीक करते हैं। अब एक कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं
बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीजों के लिए, ताकि तेजी से सब जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है, वो सब तेजी से कराएं। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं रिव्यू बराबर। अच्छा, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में अभी भी हैं। काहे आप आदमी का नाम लेते हैं? वो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हनुमान जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे हैं। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है। आई नहीं जानते हैं, खूब ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है। बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है? हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं, और अभी उसका मन क्या है या क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत कीजिए। पानों से रिलेटेड उस केस में जिस प्रकार से कन्विक्टेड लोगों को छोड़ा गया, हरियाणा में बाबा राम रहीम जो रेप के केस में, मर्डर के केस में कन्विक्टेड है, हर बार चुनाव आता है बीजेपी गवर्नमेंट छोड़ती है। हमको उसके बारे में पूरी जानकारी पता जानकारी पता कर लेंगे। अच्छा, अनएम्प्लॉयड लोग, मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेरोजगार लोग सड़क पे। अरे आपका चेहरा तो देखेंगे ना, कितना दिन हो गया, बोलिए। बेरोजगार लोग जो है वो घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि उन्हें नौकरी नहीं, आगे बढ़ाइए ना, मुझे नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा मत सोचिए। उन लोगों को कोई गलत फहमी कोई कर रहा हो, गलत बात है। एकदम बेरोजगारी को जितना जल्दी हो सकता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और आप जान लीजिए आज ही कितने लोगों को मिलेगा। इसी तरह से बराबर हम लोगों ने तय कर दिया है कि सब जगह का रोजगार जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसलिए हम सब लोगों का आग्रह करेंगे कि मत चिंता करो, हम लोग तो रोजगार की संख्या और ज्यादा बहुत बढ़ाने वाले हैं। जिस नगरी में देवों का स्थान है, जहां देवता वास करते हैं, उसे देवघर कहते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहती है, लेकिन देवों के इस शहर में जामताड़ा वाले डिजिटल दानव भी अब शिफ्ट हो गए हैं, जो बाबा नगरी देवघर में बैठकर जामताड़ा वाले स्टाइल में लोगों को एक हेलो पर चूना लगा रहे हैं। हर रोज ठगी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, आम से लेकर खास तक को अपनी जाल में फंसा रहे हैं, जिसकी शिकायत पर पुलिस लगातार काम कर रही है और डिजिटल डकैतों को गिरफ्तार कर जेल की सेल में भेज रही है। लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवघर दूसरा जामताड़ा बनता जा रहा है। ऐसे में देवघर के डिजिटल डकैतों से सावधान रहने की जरूरत है। गिरोह किस तरह लोगों को अपने झांसे में फंसाता है और ठगी करता है, वो भी जान लीजिए। ठगी का क्या है मॉड्यूल, ठगी के तरीकों को जानिए। ऐसे बनाते हैं ठगी का शिकार। देवघर के साइबर ठग पूरे देश के बैंक खाता धारकों को चूना लगा रहे हैं। एक समय में फोन कॉल कर ठगी करने वाले ठग अब तकनीकी के सहारे ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब उन्होंने गूगल ऐड को अपना हथियार बनाया है। गूगल को मुंह मांगी कीमत अदा कर ऐसे जुगत कर रहे हैं कि उनकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे, ताकि उसे देखकर लोग क्लिक करें और ठगी के इस मायाजाल में फंस जाएं, जिससे अब तक आप अनजान हैं, जिसे आप जान लीजिए। साइबर ठग गूगल ऐड का दुरुपयोग कर रहे हैं, फर्जी लिंक और वेबसाइट बनाकर ठगी कर रहे हैं। अबाउट मी, स्विच हिट, ब्लिंक मी, इनाम जीतो, डिजिटल क्विक सर्विस .net, onuniverse.com, लिंक मी, जुड़ो मी, शॉप लिंक पर भी अपना पेज बनाते हैं। इस पेज पर जो जाता है उसका डेटा ठग के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने मेल अकाउंट और पासवर्ड से ही उसमें प्रवेश करता है। इसी डेटा से ठग ठगी कर लेते हैं। आमतौर पर लोग ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर की मदद से अपने जीमेल पर लॉगिन करते हैं। साइबर ठग रैंडम तरीके से मोबाइल नंबर डालकर भी लोगों के जीमेल को खोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपना मोबाइल नंबर ही पासवर्ड के तौर पर डालते हैं। ऐसे में साइबर ठग कई बार आसानी से दूसरे का मेल एक्सेस करने में सफल हो जाते हैं, फिर उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ठगी करते हैं। ठग फर्जी नंबर डालकर OTP हासिल कर ईमेल आईडी भी बना लेते हैं, फिर उसकी मदद से वेबसाइट बनाकर ठगी करते हैं। अपने वेब पेज को साइबर ठग ऐसा पेज बनाते हैं कि देखने में बिल्कुल असली कंपनी जैसा लगता है। इसमें सारी फर्जी जानकारियां डाली जाती हैं। इसके लिए ही गूगल ऐड सर्विस का सहारा लेते हैं।
ठग पेज को लगातार अपडेट भी करते रहते हैं और नई नई भ्रामक जानकारियां डालते रहते हैं। इससे लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। किसी को भी झांसे में लेने के लिए साइबर ठग लंबी साजिश रचते हैं। जब भी कोई व्यक्ति साइबर ठग के उस वेब पेज पर क्लिक करता है तो जालसाज के खाते से 7 से 12 रुपए तक कट जाते हैं। लेकिन इन्हें लाभ ये होता है कि सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर इन जालसाजों की वेबसाइट भी नजर आती है। ऐसे में लोग आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं। कई बार लोग साइबर अपराधियों की ओर से दिए गए नंबर को किसी कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर समझकर फोन करते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो वेबसाइट बना के जो गूगल ऐड रन करते हैं, जो गूगल में जो जॉब करते हैं, उससे हम लोग टाइप करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को रन करवाते हैं फर्स्ट पेज। आप SBI कस्टमर केयर जैसे सर्च करेंगे तो कस्टमर केयर जो कीवर्ड होता है ना, कस्टमर केयर जो कीवर्ड होता है, अब SBI कस्टमर केयर जैसे गूगल में बोले तो वो आपको कस्टमर केयर कीवर्ड जो है लगा है, लेकिन उसका लिखा है कुछ भी है ABCD कस्टमर केयर, तो उसका भी वेबसाइट आ जाएगा और उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उस मोबाइल नंबर पर लिखा रहेगा कस्टमर केयर। अब जैसे टच किया डायरेक्ट प्रोडक्टर के पास फ़ोन लग गया, अभी सोचा क्या बैंक वाला ही लग गया है। इससे भी ज़्यादा फ्रॉड होता है। जैसे मुँह से जैसे बोलता है SBI कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें जाए तो प्रोडक्टर के जितने ऐड रन हो रहे हैं उसका नंबर पहले आएगा। वीज़ा और मास्टर कार्ड ये इंटरनेशनल है ना, ये ऑल ओवर कंट्री लगभग 150 कंट्री में चलता है, वैलिड है। अभी क्या करता है ये फ्रॉडस्टर लोग वीज़ा और मास्टर कार्ड को ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री और USA, UAE, नाइजीरिया, जिसका जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है इसके लेवल में, तो उसके गेटवे में वो कार्ड को चार्ज कर दिया। ये 3D होता है, हम लोग का जो कार्ड होता है इंडिया का वो 3D होता है। कुछ कार्ड है जो 2D में भी वर्क करता है। 2D में से कार्ड एक्सपायरी डेट और CVV नंबर, ICICI SBI को जितने भी क्रेडिट कार्ड होता है वो 2D में भी वर्क करता है। और फिर ये वो तमाम ठगी के तरीके हैं जो साइबर क्रिमिनल के मॉड्यूल को मजबूती दे रहे हैं और सुदूर गांव में बैठे अनपढ़ गवार अनूठा छाप युवा लोगों को पलक झपकते ही चूना लगा रहे हैं और उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर सिंधमारी कर रहे हैं। क्या इस धनतेरस के समय में लोग चुकड़ी खरीदेंगे? कुम्हार के बने हुए दिए ही व्यवहार करेंगे लोग? कारगरी की दिए पूरी बिक्री होगी या नहीं? आइए आपको दिखाते हैं इस बार की दिवाली में। नमस्कार, न्यूज़ दिन भर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि और कुछ ही दिन बाकी रह गई है दिवाली में, लेकिन आपको मालूम हो कि कहीं ना कहीं ये चुकड़ी की भाड़ और मट्टी की घड़े और चाय की प्याले ये मट्टी से ही बनती है। और ख़ास करके अगर मट्टी की बात की जाए तो दिवाली की घर इस मट्टी की चौन से ही घर की दिवाली की दिया जलती है। अगर बच्चे अगर घर में रहते थे तो उनके दादी हो, पापा हो या नाना नानी हो कुछ पैसे देते थे तो मट्टी के चुकड़ी में पैसे रखते थे। लेकिन आज की दौर बात की जाए तो वो फ़ोन पे, गूगल पे की अकाउंट में रखते हैं, ना कि वो चुकड़ी की भार खोजते हैं। लेकिन कि कहीं ना कहीं वो फ़ोन पे, गूगल पे में ही खो गए हैं कुम्हार की वो चुकड़ी। तो दिखाएंगे किस तरह से, देखिए वो अपना काम तो कर रहे हैं बेरूपी तरीके से, लेकिन उनसे बात करेंगे कि क्या आज के भी दौर में क्या लगता है कि कुम्हार रहेगा। भैया कितने साल से काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं मोटा मोटी 30-35 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। तो क्या लगता है कि ये जो प्लास्टिक का जो अभी भाड़ हुआ या कप हुआ, दिया हुआ, तो क्या लगता है कि आप लोगों का बाजार इस बार कैसा रहेगा दिवाली में? बाजार इस बार अगला साल तो खत्म था, लेकिन इस साल लगता है कि और खत्म हो जाएगा। इस साल तो लगता है और नहीं बिकेगा, कहीं ऑर्डर से अभी तक दिवाली सामने आ गया है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया माल का। एको पीस ने अगला साल तो 10 हजार दिया बेचबो किए थे, लेकिन इस साल लगता है वो नहीं आएगा। सब क्या कारण जा सकता है इसका कारण यही प्लास्टिक कप निकल गया है, प्लास्टिक का दिया निकल गया है, प्लास्टिक का सब कुछ प्लास्टिक का निकल गया, लाइट एक से एक निकल गया है प्लास्टिक का, तो हम लोग का तो मार हो ही रहा है। प्लास्टिक तो अगर बात की जाए तो प्रशासन कहती है प्लास्टिक बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना, लेकिन वो लोग कहाँ हम लोग पर ध्यान ही नहीं दे रहा, कहाँ से बंद होगा। हम लोग का ऊपर में कोई बोलने वाला है ही नहीं, तो हम लोग जो यही जो चल रहा है इसी तरह के उधर चल रहा है। हर जगह महंगा हो गया, लेकिन फिर भी इसी में चला रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले पीढ़ी में आपके बच्चे इस तरह के दिया में या इस तरह के चुराई में काम करेंगे? नहीं, तो हम ही लोग का अभी अवस्था खराब हो रहा है, तो बच्चे लोग का कहाँ से होगा। हम ही लोग नहीं चल पा रहे हैं ठीक से, तो बच्चा लोग ये सब करके चला सकेगा। बाजार में बिक्री नहीं है, सब बाजार बाहर से माल आ रहा है, और दूसरा में कोयला माटी का सब चीज़ का दाम बढ़ गया है। आपका नाम? विनोद पंडित।
कुमार की एक प्रयास रहती है कि शायद इस बार की दिवाली में इनके दिया के धूप में कहीं किसी के घर में जले और इनके घर में भी कुछ न्यूज़ दिन भर के माध्यम से आप सभी को अपील किया जाता है कि इस कुम्हार को ना छोड़ें, उस कुम्हार की एक दिया जरूर जलाएं घर में, जिससे आपकी घर भी रोशन हो और उनके भी घर में रोशन हो सके। जिस तरह से आसनसोल में बड़ी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा मनाई गई, तो उसकी दूसरी ओर दिखाई पड़ा कि आसनसोल में जिस तरह से पंडाल की प्रतिमा और मूर्ति बनाई गई है, उसकी व्यवस्था को देखते हुए आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल की ओर से एक सम्मानित प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिस सचिन राय विनोद गुप्ता जी ने कहा कि जिस तरह से प्रत्येक वर्ष हम लोग पूजा कमेटी को बुलाकर सम्मान करते हैं, उसी तरह आज सम्मानित किया जाएगा और उन्होंने सम्मान भी किया। आपको बता दें कि लेकिन इस दौरान उन्होंने विशेष रूप में एक विशेष बात की कि प्रत्येक वर्ष हम लोग पूजा कमेटी को सम्मान करते हैं, लेकिन अगली वर्ष इस बार घोषणा किया जाता है कि अगली वर्ष पंडाल के बनाने वाले कारीगरी और लाइटिंग के कारीगरी को भी सम्मानित किया जाएगा। आइए इस पंडाल में बनाने वाले जिस तरह से कमेटियों को सम्मानित की गई, उसके साथ साथ सचिन राय और विनोद गुप्ता ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। ঠিক আছে কিনা, এইগুলো ফার্স্ট এড বক্সের ইয়ে ঠিক আছে কিনা, ফায়ার সেফটির জন্য কি নিয়েছে সেগুলোকে আমরা এর সঙ্গে সঙ্গে দেখি। কারণ যারা এই গ্রামগঞ্জ থেকে যারা আসে, যারা দর্শনার্থী ঠাকুর দেখার জন্য আসানসোলে আসে, তারা যদি কোনো অসুবিধা না পড়ে তার জন্যে আমরা সেগুলো নজর দিই এবং প্রত্যেক পূজা কমিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা দেখেছি এই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে মেনটেন করে এবং এটা উদ্দেশ্য কিন্তু আমাদের একটাই। এরপরে নেক্সট আমাদের প্ল্যানিং যেটা আছে বললেন, এর বিহাইন্ডে যারা থাকে তাদেরকেও আমরা নিশ্চয়ই আমরা নিয়ে আসবো এবং তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা কিন্তু এগুলো আমরা নেক্সট ইয়ারে সেগুলো আমরা একটু নজর দেব। আমাদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাদের পিঙ্কিজি রয়েছেন, উনিও কিছু বলবেন। যে সংস্থাকে এবারে একটু অ্যাওয়ার্ড করব, এবারে এর বিহাইন্ডে যে কারিগর আছে, যে লাইটিং করেছে, ওনাদেরকে আমরা এবারে ওয়েলকাম করবো। এইটা আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। কোনো পিছনে যে থাকে, ধরেন একটা কারখানা করতে গেলে, একটা নির্মাণ করতে গেলে কিছু আমরা দেখতে পারি না, তো ওরাও একটা মন লাগে কি দাদা আমরা এত করলাম কিছু পেলাম না। তো এবারে নেক্সট বার থেকে আমরা এই যে কারিগর আছে বা যে লাইটিং করেছে ওদেরকে আমরা এবারে ঘোষণা করে এবারে ওদেরকে একটা প্রাইজ দেব। এটা আপনাদের মনে রাখবেন। কেন আমাদের উদ্যোগ আছে কি সব সমাজের লোককে আমরা নিয়ে কাজ করব, মানে নিজে খালি পার্সোনাল আমরা কিছু বলবো না। মানে আপনাদের কোনো মতামত যদি হয়, যদি ধরে নিন কোনো মাইনাস আছে, তো ওইটাও অ্যাডভাইস করবেন আমাদেরকে। এটাই বলে আপনাকে শেষ করছি। आसनसोल साउथ पीपी के अंतर्गत गोपालपुर तेंदुआ इलाके में एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। ये घटना अभी तुरंत कुछ समय पहले ही हुआ है। हालांकि इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। पुलिस वहीं पर फिलहाल मामले की जांच में जुटी है, तो घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसका नाम अंकित वर्मा बताया जा रहा है। उसे बेहतर इलाज के लिए बर्दवान रेफ़र कर दी गई। तो वहीं सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि हालांकि अनुसार ये बताया जाता है कि दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस और जिला अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उसे मुंह के सामने गोली लगी है। घटना के सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के एसीपी देवराज दास और दक्षिण थाना के आईसी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस की ओर से गोली मारने का कारण दृष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस इस जांच में जुटी हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि करीबन 8 बजे गोपालपुर के सत्यनगर तेंदुआ स्थित एक घर पे एक लड़की रहती थी, जिसे फ़ोन पे धमकी देने के बाद युवक ने उसे तरह तरह की धमकी देने लगी, लेकिन लड़की ने अपनी मां को तुरंत सूचित किया। मां ने तुरंत बाजार से ही एक अंकित वर्मा पड़ोसी को फ़ोन कर उसे घर जाने की खबर की, लेकिन अंकित वर्मा तुरंत कुछ युवकों को लेकर जब घर पहुंचा तो अचानक उस पर गोली वार करते हुए वो फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अंकित वर्मा को जिला अस्पताल भेजा और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। आइए पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं और स्थानीय लोगों ने भी क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। सर घटना तो क्या हुआ? एक फायरिंग इंसिडेंस हुआ है, उसका जांच हो रहा है। ठीक है सर, कितने लोग इंजर्ड हैं या क्या? एक इंजर्ड है, अभी अस्पताल में है। अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन आया, अभी पता नहीं। ठीक है, अभी बताने के बाद बोलेंगे। सर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं? ठीक है।
সাহস ছেলেটা এখানকারই আমাদের এই লোকালেরই ছেলে, বাচ্চা ছেলে, ওর কোনো দোষ নেই, ওর কোনো দোষ নেই, ও নির্দোষ। ঘটনাটা ঘটলো, ও শুধু হেতু হয়েছে আজকের এই কাণ্ডটা। ওনাকে বাইরে আনতে, আর যাদের জন্য হয়েছে, যারা বেডরুমে যে বসে আছে তাদেরকে ডাকুন এখানে, তাদেরকে বার করে এখানে নিয়ে আসুন, ওর বিচার আমরা করে দিচ্ছি এক্ষুনি। এত বাজে একটা কাণ্ড করলো আজকে, যেটা আমাদের মানে আমার লাইফে আমি কোনোদিন শুনিনি। গোপালপুরে গুলি চলেছে বা কোনো একটা এত বড় একটা কাণ্ড হয়েছে কোনোদিন শুনিনি। আমরা নির্ভয়ে থাকতাম, সেইটা তো আমাদের ভয় ঢুকে গেল, এবার আমরা তার ভয়ে বেরোতে পারবো না। যার গুলি লেগেছে সে তো হসপিটালে ভর্তি আছে, এবার কি হয়েছে ব্যাপারটা আমরা ঠিক জানি না, আমি নামটাও জানি না ঠিক। অঙ্কিত বর্মন বলছে। না, তাকে চিনি না, আমরা চিনি না ওকে। আমার নাম গোপা চ্যাটার্जी। आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज दुर्गा पूजा की विभिन्न जगहों में जिस तरह से प्रतिमा की पंडाल लगाई गई है उसकी गाइडलाइन की एक मैप का उद्घाटन किया गया। इस मैप के उद्घाटन में दीप जलाकर उद्घाटन की गई। तो वहीं आसनसोल नगर निगम के मेयर एवं भावी मेयर भी मौजूद थे। आपको बता दे चले कि आसनसोल एक इतनी बड़ी कुलांचल और शिल्पांचल की जगह है जहां पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम और विभिन्न तरह के पूजे पंडाल लगाए जाते हैं। कहीं रंगारंग कार्यक्रम होती है तो कहीं रंगारंग तरह की पंडालें भी, प्रतिमा भी देखने के लिए लोग उत्साह होकर निकलते हैं। कहीं लोगों को दिक्कत ना हो तो कहीं लोगों की पार्किंग को लेकर समस्या ना हो, उसको देखते हुए इस बार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एक नई पहल स्टार्ट की गई है, जिसमें एक बार कोड लगाया गया है, जिसका सुविधा से लोगों को आम जनजीवन की सहायता में कार की पार्किंग करने में कहीं कठिनाई ना हो। साथ ही साथ उस मैप के जरिए, उस कोड की वजह से लोगों को ये भी पता चलेगा कि उस जगह पे कौन से अधिकारी मौजूद हैं, वहाँ कौन सी प्रतिमा पंडाल लगाई गई है, वहाँ पार्किंग में कितने पार्किंग है, इसकी भी सुविधा लोगों को मिल सकेगी। इसी के देखते हुए आज पुलिस कमिश्नर और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने ही अपने हाथों से, शुभ हाथों से इस मैप का उद्घाटन किया। तो वहीं मेयर ने कहा कि आसनसोल की सुरक्षा पुलिस की हाथों होती है, और हम लोग जैसा कि जानते ही हैं कि आसनसोल एक शिल्पांचल में तरह तरह के पंडाल लगाई जाती है। कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था में दिक्कत हो तो कहीं और जनजीवन में भी दिक्कत होती है, लेकिन एक पुलिस प्रशासन ऐसी होती है जहां हम लोगों की साथ में हाथ देकर साथ देती है। तो इसीलिए ये मैप का उद्घाटन किया जाता है कि जैसे आम जनजीवन लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। पूजे के अवसर में कोई नशा कर ना घूमे, इसकी भी एक प्रचार की गई। आइए विधान उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ঠাকুর ভালো ভালো মূর্তি প্যান্ডেল সব হয়, আমরা হয়তো ঠিক মতো জায়গায় পৌঁছাতে পারি না। আমরা কিভাবে পৌঁছাবো, কোন রাস্তা দিয়ে যাব, কোথায় গাড়ি রাখবো, এটা দিয়েছে সেটা আমরা দারুণ এটা সেলুট করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আসানসোল দুর্গাপুর সাধারণ মানুষদের কথা ভেবে আসানসোল পুলিশ কমিশনার এটা করেছেন। তো আজকের এই শুভ উদ্বোধনে কমিশনার সাহেব আছেন, ডিএম সাহেব আছেন, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের সমস্ত আধিকারিকেরা আছেন, আমাদের ইন্ডিয়ান ওয়েল থেকে রয়েছেন, আমাদের দুর্গাপুর এবং বানপুর স্টেট থেকেও বিপি সিং সাহেব আছেন, সমস্ত অতিথিরা আছেন, সমস্ত আমার আসানসোল কর্পোরেশনের কাউন্সিলররা উপস্থিত আছেন এবং সমস্ত আসানসোলের নাগরিকেরা আছেন। আর আরেকটা জিনিস দেখলাম, যেটা আমি প্রায় দেখি, সন্ধ্যেবেলায় দেখা যায় এই শক্তি বাহিনী যে পুলিশের টিমটা খুব সুন্দরভাবে আসানসোলের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। তো আমি তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা সজাগ সব সময় রয়েছে, এবং শুধুমাত্র পুলিশ কমিশনারের যে এটা উদ্বোধন করলো, আপনাদেরকে সচেতন করলো, তাতে আমরা শুনলাম আর চলে গেলাম, এটা কিন্তু পুলিশের ডিউটি পুলিশ করবে, আমাদেরও ডিউটি, আমাদেরও কিছু বর্তায় কাজ। আমরা কোথাও কিছু দেখলে, অপ্রীতিকর কিছু দেখলাম, আমরা চুপচাপ আপনার নিজের মতো করে আমার ফ্যামিলি নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলাম, এটা করলে কিন্তু চলবে না। কারণ সাথে সাথে আমরা কোথাও কিছু ছোট্ট কিছু দেখলেও আমরা প্রশাসনকে জানাবো, এটা কিন্তু করা উচিত সমস্ত নাগরিকের। আর দুর্গাপূজায় যেভাবে আমি আনন্দ করব, আমার পাশে আছে, আমি একাই দেখব, সেটা করলে হবে না। আমার পাশে যারা আছে তাদেরকেও দেখার সুযোগ দিতে হবে।
তাই সকলকে আগাম শারদীয়ার প্রতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন রইল। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর নিজে আনন্দ করুন, পাশে যারা রয়েছে তাদেরকে সকলকে আনন্দ দেওয়ার সুযোগ করে দেবেন। আসানসোল কর্পোরেশন সব সময় মানুষের সাথে মানুষের পাশে রয়েছে। ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় বিধান উপাধ্যায়, অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে আপনার আনন্দ যেন কারো নিরানন্দের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ জানাবো মাননীয় শ্রী সুধীর কুমার নীলকান্ত IPS, মাননীয় পুলিশ কমিশনার, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের। मंचे उपस्थित माननीय DM सर, मंचे उपस्थित माननीय मेयर साहब, हमारे मध्य उपस्थित माननीय डायरेक्टर इंचार्ज इसको, IOC ऑपरेशनल हेड दुर्गापुर मुकेश जी, एक बार फिर विरोधी दलों के नेताओं ने उठाई आवाज़ नगर निगम के खिलाफ। आपको बता दें कि नगर निगम के 27 और 28 नंबर वार्ड के पार्षद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम के कई इलाकों में पानी की काफ़ी किल्लतें दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आपको सभी को मालूम ही है और कुछ दिन बाकी रह गई है दुर्गा पूजा को लेकर, लेकिन एक तरफ पानी की समस्या तो दूसरी ओर सफाई की समस्या दिखाई पड़ रही है। आखिर क्यों नहीं सफाई हो रही है और पानी की किल्लत क्यों? जहां 250 रुपये टैंकर मिलती थी वहां 400 रुपये भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। इसमें सवाल उठाते हुए चैताली तिवारी ने कहा कि मैं मेयर से पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों इस तरह का आम लोगों को टैक्स देने के बावजूद भी सेवा क्यों नहीं मिल पा रहा है। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। সব থেকে মাধ্যম আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আজ আমরা আসানসোলবাসীর কাছে জানাতে চাইছি যে এই আমাদের যে বর্তমান বোর্ডের যারা দায়িত্বে রয়েছেন, মেয়র থেকে নিয়ে চেয়ারম্যান যারা সবাই রয়েছেন, MIC, ওনাদের পদক্ষেপ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আজ আমাদের প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে খবর আসছে জল সরবরাহ ঠিকভাবে হচ্ছে না, টাইমলি জল দেওয়া হচ্ছে না। যেই জায়গায় 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা জল চলার কথা ছিল সেই জায়গায় 10 মিনিট 15 মিনিট জল চালু করে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আজ আপনারা আরেক খবর আপনাদের কাছে জানাতে চাই যে আমাদের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থেকে যে মেনটেনেন্সে যে লাইট যাচ্ছে সেই লাইট যদি খুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যে মেনটেনেন্স করব, সেটা 1 মাস 1 মাস পর এসে সেই লাইটটি লাগানো হচ্ছে। অনেক বৃদ্ধা রাস্তাঘাট দিয়ে চলাচল করে, তাদের কত পরিষেবার কত অসুবিধার সম্মুখীন তাদেরকে হতে হচ্ছে। ওনারা এগুলোর কিন্তু কোনো রকম দেখাশোনা করছেন না। আজ সাফাইয়ের ক্ষেত্রে যে এত যে ডেঙ্গু ছড়িয়ে গেছে, আপনারা জানেন যে সব জায়গায় যেভাবে ডেঙ্গুর মাত্রা বেড়েছে সেরকম আমাদের আসানসোলেও ডেঙ্গুর মাত্রা বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই ডেঙ্গুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেঙ্গুর মাত্রা এত বেড়ে যাওয়াতেও কোনো এলাকায় ভালোভাবে সাফাই কর্মীদেরকে দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করানো হচ্ছে না। তাহলে কি আসানসোল কর্পোরেশনের যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা কি এটাই ঠিক করে রেখেছেন যে ডেঙ্গু যখন পুরোপুরি হয়ে মানুষ মারা যাবে তখন কি আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে? আর আরেকটা কথা, আজ আমাদের যে মানুষজন এত যে ট্যাক্সের টাকা দিচ্ছে সেই টাকা তাহলে যাচ্ছে কোথায়? মানুষ তো টাকা দিচ্ছে, ট্যাক্স তো আপনারা টাইমে ট্যাক্স মানুষের কাছে নিচ্ছেন, তাহলে সেই ট্যাক্সের টাকা আপনারা কি করছেন? যে মানুষের পরিষেবা যদি দিতে না পারবেন তাহলে আপনারা ট্যাক্স কিসের জন্য নিচ্ছেন? আমাদের ট্যাক্সের পয়সা কলকাতায় যাচ্ছে, কলকাতা কর্পোরেশনের মাধ্যম দিয়ে আজ চারিদিকে আমরা দেখছি আলোয় ছয়লাভ, এত সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কলকাতা রয়েছে। আর আমাদের আসানসোল এইভাবে বঞ্চিত হবে? আমাদের আসানসোলের জন্য মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে না, আমাদের আসানসোলের মানুষ ভোট দিচ্ছে না, তাহলে এই মানুষদেরকে এত অত্যাচারের সম্মুখীন কেন হতে হবে? এগুলো কি হবে? আমরা এর জন্য আরেকটা কথা যেটা আমার কাছে বলার হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে ট্যাঙ্কারে যে জল দেওয়া হতো সেই জল অনেক গরিব মানুষ আছে যাদের দরকার হয় ফ্রিতে দেওয়া হতো, 250 টাকার মধ্যে দেওয়া হতো, এখন সেটি 400 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে মানুষ কোথা থেকে এইসবগুলো পারবে করতে? মানুষের টাকাতে আজ আপনারা সব কিছু ভোগ করছেন আর আপনারা মানুষকে পরিষেবা দেবেন না? এটা তো হতে পারে না। আমরা
বিরোধী দলনেতা হিসাবে এবং বিরোধী কাউন্সিলর হিসাবে আমরা সবাই মিলে আজ এটাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে চলেছি, যদি দুর্গাপুজোর মধ্যে দেখুন এত এত পুজো আসছে, এত ফেস্টিভ্যাল আসছে, দুর্গাপুজো, কালী পুজো, নানান রকম যে পুজো বা প্রত্যেক ভাষাভাষীর ক্ষেত্রে হিন্দু বলুন মুসলিম ये कोई रेल दुर्घटना नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि आसनसोल के ईस्टर्न रेलवे जोन में जिस तरह से देश भर में कहीं ना कहीं रेल हादसे होती है, उसे किस तरह से निपटारा किया जाए, उसकी सुरक्षा को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई। आपको बता दें कि आसनसोल के लोको यार्ड में 2 ट्रेन को आपस में टकराकर इसे एक मॉक ड्रिल की जाती है कि जिससे आसनसोल की सुरक्षा व्यवस्था को देखी जा सके। देखने को तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक रेल दुर्घटना हो गई है, लेकिन किस तरह से आसनसोल की सुरक्षा तत्पर रहती है, इसको भी नज़र देखने के लिए आसनसोल के डीआरएम ने आज सुबह 9:30 बजे ये एक मॉक ड्रिल की गई, जहां रेल डिवीज़न के प्रत्येक कर्मचारी की नज़र देखी गई कि किस तरह से उन्होंने एक दुर्घटना होने के बाद किस तरह से रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि ये रेस्क्यू टीम ने 45 मिनट के अंदर पूरी घटना को शांति भाव के अनुसार निपटारण कर देते हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक कहीं ना कहीं स्थल पे एक रेल दुर्घटना होती है, लेकिन अगर इस तरह से एक मॉक ड्रिल कर अगर रेलवे अपनी सुरक्षा ना देखे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे यात्री की जान जा सकती है। इस रेल अस्पताल से कहीं ना कहीं डॉक्टर तो रेलवे के इंजीनियर तो कहीं आरपीएफ के सुरक्षा बल भी इस घटना पर उपस्थित होकर अपना एक रूप दिखाए कि किस तरह से ऐसी दुर्घटना हो तो उसका निपटारण की तरह से किया जा सकता है। आइए इस विषय में डीआरएम से पूछताछ करते हैं कि उस विषय में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान न करे कि ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर ऐसी कुछ होती है तो उसके लिए हम लोग हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। और ये एक सरप्राइज़ मॉक ड्रिल इसीलिए किया गया है जिसमें लोगों को पहले से पता नहीं था और उन्हें अचानक सुबह में 9:32 पर बताया गया कि एक ट्रेन की एक्सीडेंट हो गई है जिसमें कई सवारी फंसे हुए हैं और हो सकता है कुछ की मृत्यु भी हो गई हो और सारी रिसोर्सेज मोबिलाइज करना। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जैसी ये खबर अपने कंट्रोल रूम को दी, कंट्रोल रूम ने सारे ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया और आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे अपने सारे साथी सामान के साथ आ चुकी है। और अभी हम लोग जो डमी बॉडीज़ कोच के अंदर रख के उनके रेस्क्यू का, कोच को कहाँ से काटना है, कैसे लोगों को फंसे हुए लोगों को निकालना है, इसको प्रैक्टिकली अपने हाथों से करके देख रहे हैं। इसके साथ ही जो बाकी विभिन्न विभागों के रोल होते हैं, जैसे हमारा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो कि एक आइडेंटिफाई करता है कि ये सवारी कहाँ की है, इनका नाम क्या है, उनके मिले बिलोंगिंग्स को, आइडेंटिटी को चेक करते हैं। हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट जो सारे पैसेंजर्स को सेग्रीगेट कर रहे हैं कि किनकी इंजरी सीरियस है, किनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, किनकी माइनर है, फर्स्ट एड दे के निकाला जा सकता है। ऐसे सारे स्टेप्स जो किसी भी एक वास्तविक एक्सीडेंट के समय लिए जाने चाहिए, हम उनका पूर्ण रूप से लाइव जो कहे फुल स्केल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने इस स्कीम में अब नेशनल डिसास्टर रिलीफ जो है NDRF फोर्स, नेशनल डिसास्टर रिलीफ फोर्स, उसको भी इन्वॉल्व किया है। ये कल्याणी में बेस्ड फोर्स होती है और खबर देके इन्हें भी बुलाया गया है ताकि ये भी एक लाइव हिस्सा बने हमारे रेस्क्यू का और हमें एक तरफ उनसे भी गाइडेंस भी मिलेगी, दूसरी तरफ वो जान पाएंगे कि रेलवे के एक्सीडेंट्स में किस तरह की परेशानियां होती हैं ताकि उनका भी अनुभव बढ़े इन सब चीज़ों में सहयोग दे देगा। और यह एक म्यूचुअल एक्सरसाइज है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न होगी बगैर किसी हिकअप्स के। कुछ कमियां ज़रूर मिलेंगी और हम चाहते हैं कि हमारी सारी कमियां उभर कर सामने आए
ताकि हम उन सारी की सारी कमियों को अपने तौर पे फिर से मेहनत करके और अपने सिस्टम्स को प्रभावी बना के दूर करके रखें, ताकि जब सही समय आए तो हम कहीं भी कम ना पाए जाए।